चलो देखो, देखो बेटा, बस 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 अब बोर्ड पर ध्यान दो। देखो थोड़ा सा पहले बेसिक बताता हूं। देखो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब था इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे थे हम? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। देखो पहले चैप्टर में हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। बोलो चार्ज के बारे में स्टडी। बोलो बोलो चार्ज के बारे में स्टडी। और चार्ज किस में होगा? बोलो बोलो चार्ज किस में होगा? चलो भैया सारे बोर्ड पर देखो और साथ साथ बोलना शुरू करो। बोलो भारत माता की, गौ माता की। फिर से बोलो, पहले चैप्टर में हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज के बारे में स्टडी, चार्ज के बारे में स्टडी। चार्ज किस में होगा? चार्ज किस में होगा? उसके बाद चार्ज की यूनिट बताओ। चार्ज की यूनिट थी कूलम। चार्ज का सिंबल क्या था? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। अच्छा ये बताओ, चार्ज कभी दिखाई देता? बोलो बोलो चार्ज कभी दिखाई देता? चार्ज कभी दिखाई देता? वो मैटर की प्रॉपर्टी है। बोलो मैटर की, बोलो मैटर की। चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है बेटा, वो कभी दिखाई नहीं देगा, उसको जस्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बोलो क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस। बोलो क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस। तो चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके बाद इसकी पहली प्रॉपर्टी बोलो, चार्ज कौन सी क्वांटिटी थी? बोलो स्केलर। बोलो बोलो कौन सी? अच्छा कितनी तरह के चार्ज? बोलो कितनी? पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज वो बॉडी होगी जिसपे से इलेक्ट्रॉन चले जाएं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज बॉडी वो होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन आ जाए। इलेक्ट्रॉन गेन। अरे बोल यार, अरे बोलना पड़ेगा। बोल भारत माता की, गौ माता की। उसके बाद मैंने पढ़ा है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोलो क्वांटाइजेशन ऑफ, क्वांटाइजेशन ऑफ। चलो बताओ, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर जो, वो E होगा, 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा, 5E होगा। अरे बोल यार, अरे बोल यार। उसके बाद मैंने पढ़ा है लाइक चार्ज। बोलो लाइक, रिपेल ईच अदर, रिपेल। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बोल यार, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बोल यार, अरे मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया था। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट। ठीक है, चलो कितनी प्रॉपर्टी होगी थी टोटल? 5 होगी थी। नेक्स्ट लिखो, 6 प्रॉपर्टी लिखो। 5 होगी थी। 5 हुई है? 4? 5 होगी। हाँ, एक प्रॉपर्टी ये भी है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। बोलो बोलो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। एक प्रॉपर्टी ये भी थी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चलो भाई सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, रेस्ट चार्ज, या इसको इस तरह से लिख लो, अगर चार्ज रेस्ट में है तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस बस शांत हो जाओ।
लिखो, चलो भी देखो, बस बस शांति। विपिन आगे आजा, विपिन इधर आजा, आप इधर हो जा बेटा। चलो देखो, देखो बेटा, एक ये पॉइंट याद होना चाहिए कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बाद में पढ़ाया जाएगा कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, जो मैं आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ाऊंगा। यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोलो बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मैं आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ाऊंगा। अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो रेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो मोशन में होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और जो चार्ज एक्सेलरेट करेगा, जो चार्ज एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मेरे प्यारे बच्चों प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो 7th पॉइंट लिखो, लिखो, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन दी स्पीड ऑफ पार्टिकल। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन दी स्पीड ऑफ पार्टिकल वेयर mass depends on speed of particle, where mass depends on speed of particle. Charge does not depend on the speed of particle, where mass depends on speed of particle. Charge does not depend on the speed of particle, where mass depends on speed of particle. चार्ज मेरे प्यारे बच्चों स्पीड ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता, और जबकि मास डिपेंड करता है। देखो, ये पॉइंट समझो। देखो, आइंस्टीन ने ना एक इक्वेशन दी थी, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन से बस आपको अपने दिमाग में एक बात फिट करनी है कि आइंस्टीन ने कहा था कि भाई साहब, अगर कोई पार्टिकल, बोलो बोलो, अगर कोई बहुत तेज स्पीड से दौड़ना शुरू कर दे, बहुत तेज स्पीड से दौड़ना, अगर कोई पार्टिकल बहुत तेज स्पीड से दौड़ना शुरू कर दे तो उस पार्टिकल का मास चेंज हो जाएगा। बोलो, उस पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा? उस पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा? चेंज। आइंस्टीन ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये सब कुछ मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में समझाऊंगा, अभी बस दिमाग में ये फिट करना है कि अगर कोई पार्टिकल हाई स्पीड से दौड़ना शुरू कर दे तो उसका मास चेंज हो जाता है, बट उसका जो चार्ज होगा ना बेटा, चार्ज सेम रहेगा। अगर हम स्पीड हाई कर दें ना किसी की, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, पर मास उसका इंक्रीज हो जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है। तो अगर कोई पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से दौड़ना शुरू कर दे, कोई पार्टिकल हाई स्पीड से दौड़ना शुरू कर दे तो उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट उसका जो चार्ज है बेटा वो सेम रहेगा। चार्ज सेम रहेगा पर मास इंक्रीज हो जाएगा, ये आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है। और ये इक्वेशन के से जब हम एनालाइज करेंगे, अभी आपको कोई जरूरत नहीं है इस इक्वेशन में सी क्या है, वी क्या है, एम नोट क्या है, ये चीजें समझने की। अवॉइड यूजलेस स्टडी,
बस ये जस्ट मैंने ऐसे लिख दी ताकि तुम्हें जब मैं मोटर एंड फिजिक्स पढ़ाऊं तो तुम्हें थोड़ा सा ये याद रहे, कहीं सर ने लिखी थी इक्वेशन। बस तुम्हें अपने दिमाग में ये फिट करना है कि अगर स्पीड बहुत हाई हो जाए तो चार्ज सेम रहेगा पर मास इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो 8th पॉइंट, लिखो 8th पॉइंट, मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी, mass of negative charge body is greater than mass of positive charge body. Mass of positive charge body, mass of negative charge body is greater than mass of positive charge body. Mass of negative charge body is greater than mass of positive charge body. मान लेते हैं भाई हमारे पास दो बॉडी हैं, ये हमारे पास दो बॉडी है बेटा, ए और बी। हमारे पास दो बॉडी है ए और बी, ए और बी। बेटा दोनों न्यूट्रल है। देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझो, दोनों न्यूट्रल है, दोनों का मास सेम है। बोलो दोनों क्या है? और दोनों का मास, दोनों का मास, और दोनों न्यूट्रल है। दोनों क्या है? और दोनों का मास बिल्कुल बराबर है। और अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पर भेज दूं तो इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के भेजने से इस बॉडी पर बेटा चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। और जहां से इलेक्ट्रॉन गए उस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर मैं इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां भेज दूं तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एनालाइज करो, मुझे ये बताओ एक बार बोर्ड पर देख के कि जब इस बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉन का भी तो वजन है, और इलेक्ट्रॉन का अगर वजन है तो इस बॉडी का वजन तो कम हो जाएगा। और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो इलेक्ट्रॉन के वजन के कारण इस बॉडी का मास बढ़ जाएगा। अरे बोल यार, एक बात बताओ, किसी भी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, बोलो क्या आता है? तो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? तो मास बढ़ गया। अरे बोल यार, अरे बोले। तो जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? गेन। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? क्या करती है? तो मास इंक्रीज हो जाएगा। बोल यार। और पॉजिटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और इलेक्ट्रॉन का वजन होता है। तो अब कोई लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का वजन है तो उसका मास घटेगा। अरे बोल यार। बोल भारतवर्ष की, गौ माता की। अरे समझ आ रहा है? तो अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो इस पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास कम होगा। तो मैं लिख रहा हूं मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। लिखो मास ऑफ बी is greater than mass of A. Mass of B is greater than mass of A. B बॉडी का मास, B बॉडी का मास A बॉडी से ज्यादा है। B बॉडी का मास A बॉडी से ज्यादा है। लास्ट पॉइंट लिखो बेटा, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन, charge does not depend on, charge does not depend on reference frame. 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 चार्ज मेरे प्यारे बच्चों रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। देखो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। देखो ये तो 11th में वैसे पढ़ा दिया गया है,
यूं समझो, जैसे ये बताओ, मान लो एक मूविंग बस है, बोलो क्या है मूविंग, और उस मूविंग बस में तुम सारे मेरे साथ बैठे हो बस के अंदर, तो तुम्हें मैं किस में लगूंगा, रेस्ट में मोशन में, रेस्ट में मोशन में, और जो सड़क पर खड़ा होगा उसको मैं, अरे बोल यार, जो सड़क पर खड़ा होगा उसको मैं मोशन में लगूंगा, बोल यार, जो सड़क पर खड़ा होगा उसको मैं मोशन में लगूंगा, और मूविंग बस में जो मेरे साथ बैठेंगे उनको मैं रेस्ट में लगूंगा। तो भाई साहब ये जो वेलोसिटी होती है ना या स्पीड, ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है कि जो बस में बैठे हैं उनको मैं रेस्ट में लग रहा हूं, और जो सड़क पर है उनको मैं किस में लग रहा हूं, अरे बोल यार। पर अगर मेरे ऊपर 5 कूलम चार्ज है, बोलो क्या है, तो बस में बैठे वाले को भी 5 लगेगा और सड़क पर वाले को भी 5 लगेगा। चार्ज कभी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता? तुम आकाश से देखो, दूसरे ग्रह से देखो, पृथ्वी पर जो चार्ज है, अरे बोल यार, पर रिलेटिव स्पीड तुम्हें अलग लग सकती है। अरे समझ आया? फिर से बोलो, चार्ज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता? एक काम करो, जल्दी जल्दी से प्रॉपर्टी सारी रिवाइज करते हैं, सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। बोलो पहली, बोलो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कितनी तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव और थर्ड पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ ई क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। मिनिमम पॉसिबल जिसकी वैल्यू याद होनी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, अरे बोल यार। अच्छा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो का E 2 E 3 4 E, अरे बोल यार, पक्की बात है। उसके बाद मैंने कहा लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बोल यार। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, बोल यार। अच्छा भाई साहब, अगर कुछ बॉडीज को आइसोलेट कर दें, क्या कर दो, तो उनका चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, बोल यार। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा पर टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड, बोल यार। अरे बोलना पड़ेगा, समझ आ रहा है? उसके बाद मैंने कहा चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता, मास करता है, बोल यार। अच्छा, किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसने मास गेन करा है, उसने मास, अरे बोल यार। अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसने मास, उसने मास। अच्छा भाई साहब, चार्ज कभी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता? बोल भारत माता की। जो पॉइंट पढ़ाए सारे समझ आए? पक्की बात है। कितनी तरह के चार्ज है, पॉजिटिव और, अच्छा ई क्या था, मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल। अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी थी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी यहां पर अगर खत्म होती है। और एक बेसिक सा डिफरेंस जो आप लिख लो कि मास और चार्ज में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है, एक दो पॉइंट लिख लो। चार्ज और मास, जैसे बेटा ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, बट मास, मास मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। आइंस्टीन ने कहा था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टीन ने कहा था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टीन ने कहा था कि मास जो है बेटा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इक्वेशन दी गई थी, अगर ये मास पूरी तरह से खत्म हो जाए ना तो c यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है, c यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है। ये सब कुछ मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, अभी इन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस थोड़ा थोड़ा बस आपको समझ में आना चाहिए कि जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। मास मैं पूरी तरह से खत्म भी हो सकता हूं और तुम्हें मेरा एक टुकड़ा नहीं मिलेगा धरती पर, उससे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। बट अगर बात करें चार्ज की तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा।
चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। भाई साहब, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्ज does not depend on speed of particle, charge does not depend on speed of particle, mass depends on speed of particle, speed of particle, मास जो है वो पार्टिकल की स्पीड पर डिपेंड करेगा, जबकि मेरे प्यारे बच्चों चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, पर मास स्पीड पर डिपेंड करेगा। एक बार देवशानी बाहर जाके भैया को बोल के आना वो एग्जॉस्ट चले, या बाहर से कोई बटन दबाना। यही देखो इसके पीछे। हाँ, तो जो मास है वो पार्टिकल की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, जबकि चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, घर जाके ना डेली लिख कर देखना है इनको, लेक्चर्स को रफ नोटबुक में। राइटिंग की हैबिट डालोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, और धीरे धीरे मैंने बताया था ना कल भी, ये समय कब बीत जाएगा, कब ये साल चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे 3 साल होने वाले हैं शादी को, मुझे पता ही नहीं लग रहा, और थोड़े दिनों में और वो भी बूढ़ी और मैं ही बूढ़ा। ठीक है, कब मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा होगा, ये कभी बस आने वाला है टाइम। ये इतनी जल्दी बीतता है समय। यही एक ऐसी चीज है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। हर चीज को इंसान कंट्रोल में कर सकता है, कुछ ना कुछ पा सकता है, पर यह किसी के बस की बात नहीं है समय। ये तो 100% ऐसे निकलता चला जाएगा और हमें ये लगेगा क्या हो, अब क्या करें। करने आए थे जेई की तैयारी, बोर्ड में पास होना मुश्किल हो रहा है, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो ये तब होगा जब आप घर पे जाके डेली का काम डेली नहीं करोगे। घर पे जाके जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको डेली घर पे जाके लिख कर देखो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अच्छे इनके रफ नोटबुक में 1 बार 2 बार 3 बार, और अभी तो बेसिक चल रहा है सब कुछ, कल भी बेसिक चलेगा। इनका यूज बहुत हो ना इन बेसिक लेक्चरों का पूरे सिलेबस में। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा बता देता हूं। बेटा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना वो आपको घर से लिखनी है, सिर्फ आप उसकी जगह छोड़ देना। अगर 1 लाइन में है क्वेश्चन तो आपको 2 लाइन छोड़नी है। ठीक है, ताकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा कर पाए क्लास में। चलो देखो, किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये ध्यान रखना। एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम के अंदर बराबर होती है, तो एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो चार्ज क्या आ गया? 0। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने की वजह से जो चार्ज है वो 0। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने से जो चार्ज है वो 0। तो किसी भी एटम पर बेटा जो चार्ज होगा वो 0 होगा। देखो, देयर आर अबाउट ब्लैंक इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ -1 कूलम। -1 कूलम में
बताइए -1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा ये फॉर्मूला लगाना आपको डायरेक्ट, Q इज इक्वल टू, अब माइनस है तो ये लगा दो -NE, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना आपको, Q इज इक्वल टू -NE। डायरेक्ट इसमें Q देखो, Q कितना दिया हुआ है -1 कूलम, तो यहां रख दो -1 कूलम, माइनस N निकालना है, E सबको याद होना चाहिए, E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आ गया। Q इज इक्वल टू -1C -N और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे, अच्छा एक कूलम भी होता है तो कूलम भी गया, तो N आ गया 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, और सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। छोटी क्लासेस में आपने कर रखा है क्वेश्चन। तो कुछ नहीं भाई, ऐसे केस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू -NE। जहां भी आपसे पूछे ना कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। तो 6.25 इंटू में 10 की पावर 18। ठीक है, सभी को समझ में आया। देखो, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन -5 माइक्रोकूलम, फिर से लगा दो सेम फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू -NE, -5 इंटू में 10 की पावर -6 -N इंटू में E कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये आ गया, E की वैल्यू रख दी माइनस, और माइक्रो कूलम का मतलब कल बता ही दिया था आपको, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो माइनस से माइनस गया, अगर यहां माइनस है तो बेटा यहां माइनस लगा दो। Q की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम, विपिन आ रहा है समझ में। तो N क्या आ गया बेटा यहां से 5 इंटू में 10 की पावर -6 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 जाके क्या हो गया +19, 10 की पावर 13, और ये कितने पे जाएगा 3 1 कुछ समथिंग इतना आ जाएगा, और 8 0 शायद से 5, थ्री 3.125 इंटू 10 की पावर 13, ये आ गया भाई 3.125 इंटू 10 की पावर 13, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें चार्ज दिया हो उसको यहां रखना, E आप जानते ही हो, E आप जानते ही हो, तो N आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप है, उसको पूरा पानी का भर दिया। एक कप को पानी का भरने के बाद ये बताइए उस पूरे कप में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। क्वेश्चन समझ में आया? अब ये बताओ कप में तुम कितना एक पानी मान के चलते हो, इसमें एज्यूम करना पड़ेगा हमें अपनी मर्जी से। कप में 100 ग्राम पानी भी मान सकते हैं, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, पर जो बुक है ना, बुक में 250 ml पानी एज्यूम किया गया है, 250 ग्राम, और 250 ml 250 ग्राम लगभग बराबर मान लिए गए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम लिखो, एज्यूम किताब के हिसाब से चलेंगे, एज्यूम 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम वाटर इन
इन अ कप, दो 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम और 250 ml एक ही बात है, मिलीलीटर। हम ये मानकर चल लेते हैं कि 250 ग्राम पानी है एक कप में, ये मानकर चले, हम एज्यूम किया, 100 ग्राम भी मान सकते हैं, पर किताब में ना 250 लिया हुआ है सभी बुक्स में, तो हम 250 ही मान के चलते हैं। चलो बेटा देखो, देखो H2O का मतलब, सॉरी वाटर का मतलब है H2O, वाटर का मतलब है H2O। सबसे पहले देखते हैं एक H2O के मॉलिक्यूल के पास, एक H2O के मॉलिक्यूल के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक H2O के मॉलिक्यूल के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है। ये बताओ, एक H2O के पास दो तो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। एक H2O के पास दो तो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। सभी बच्चे बताओ, एक ऑक्सीजन एटम के पास, एक ऑक्सीजन एटम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं? 8। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है ना, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या है। और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर इसमें 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक ऑक्सीजन की बात करोगे तो उसमें 8 तो प्रोटॉन है बेटा और 8 इलेक्ट्रॉन है, -80। और एक हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 है, तो 2 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है, अगर एक H2O की बात करें तो एक H2O के पास टोटल प्रोटॉन्स 10 है और टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 10। 2 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन। तो H2O का जो मॉलिक्यूल है, एक H2O का मॉलिक्यूल, एक H2O के मॉलिक्यूल के पास 10 प्रोटॉन है बेटा और 10 इलेक्ट्रॉन है। अरे समझ आ रहा है? अरे बोलना पड़ेगा। अरे समझ आ रहा है? एक H2O के पास कितने प्रोटॉन? कितने? कितने? इलेक्ट्रॉन भी कितने? इलेक्ट्रॉन भी कितने? प्रोटॉन भी 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10। प्रोटॉन भी 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10। प्रोटॉन भी 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10। एक H2O की बात करें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो एक H2O पे अगर चार्ज लिखना हो तो एक H2O पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 10 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो एक H2O पे तो कोई भी चार्ज लिख देगा, 10 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर एक H2O की बात करें तो एक H2O पे तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। चलो अब हमें दिमाग लगाना है कि 250 ग्राम में, 250 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अब एक H2O पे तो पता लग गया, 250 ग्राम में निकालना है। पहले बताओ 18 ग्राम में कितना? मोलर मास पता है ना तुम्हें? 18 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? इतने मोलर मास, सही है। 18 ग्राम के अंदर, 18 ग्राम के अंदर, 18 ग्राम के अंदर इतने H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 ग्राम में बताओ कितने होंगे? 1 ग्राम में बेटा, 1 ग्राम में होंगे एवोगैड्रो नंबर अपॉन में 18। ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर अपॉन में 18। कितना ग्राम है हमारे पास? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में कितने होंगे? इंटू में 250, ठीक है, इंटू में 250 कर दो, इंटू में 250 कर दो। खोलना हो, आ जाओ आ जाओ। आगे आ जा बेटा, यहां आ जा, इसके साथ बैठ जा, यहीं बैठ जा, उधर हो जाओ आप। तो भाई ये बताओ
250 ग्राम में कितने हो गए, इनटू में 250 कर दिया। यहां तक आया समझ में? अब ये बताओ, एक मॉलिक्यूल पर तुम्हें चार्ज पता ही है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज N0 बाय 18 गुणा में 250 इंटू में 10E, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद करना घर से, मेरा काम था सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना। 10 की पावर 23 अपॉन में 18 गुणा में 250 गुणा में 10 गुणा में E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू में 250 इंटू में 10 इंटू में दिस, ये चार्ज आ गया। ये चार्ज आ गया भाई। एक पर इतना चार्ज था और टोटल कितने थे? इतने थे। तो इसको बस 10E से मल्टीप्लाई कर दो संख्या को। टोटल H2O के मॉलिक्यूल्स इतने थे, एक मॉलिक्यूल पे चार्ज इतना था पॉजिटिव, तो टोटल संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, हो गया, आंसर आ गया, सी आ गया। सोल्व करने पे यहां से ये आ रहा है 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। सोल्व करने पे बेटा ये आ रहा है। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा यहां पर एक दो क्वेश्चंस को और सोच लेते हैं। जैसे मैं ये कहूं आपको 100 ग्राम CO2, जल्दी से बताना आपको 100 ग्राम CO2। जैसे मैं बोलूं कि 100 ग्राम CO2, यहां ले लेते हैं 100 ग्राम CO2। 100 ग्राम CO2 सीधा बोलोगे कितना चार्ज होगा? देखो एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44 इंटू 100, ये तो हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब CO2 पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? ऑक्सीजन O 8, कितने ऑक्सीजन है? 2, 16, 16 और 6 22, तो 22E। डन, खत्म। अरे बोले कितनों को समझ आ गया? एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास इनटू में 100 ग्राम, और CO2 पर पॉजिटिव चार्ज इतना होता है। तो ऐसे से 5-7 क्वेश्चन बन जाएंगे, तुम्हें एकदम से बता दोगे इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना नेगेटिव चार्ज होगा। अरे बोल यार, नहीं आया? अरे यार एक बार थोड़ा एनर्जेटिक हो, बोल गौ माता की, भारत माता की, शेरावाली माता की। ये बताओ, ये समझ आया? अरे समझ आया? N0 बाय 44 गुणा में 100 इंटू में 22E। N0 अपॉन में 44 गुणा में 100 इंटू में 22E। तो भाई 100 ग्राम CO2 में, 100 ग्राम CO2 में बेटा ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई बॉडी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेकंड में दे, अगर कोई बॉडी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में दे, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज कितनी देर में आएगा? अगर कोई बॉडी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड वो दे, तो देखो बोर्ड पर देखो, मान लीजिए एक बॉडी है हमारे पास, हर एक सेकंड में, बेटा बताओ हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं? 10 की पावर 9। पहले ये देखते हैं कि पहले सेकंड में अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कितना आता है? ये तो कंफर्म है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो देखते हैं कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकलने से कितना पॉजिटिव चार्ज आता है? +NE।
n कितना, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, 10 की पावर 9, संख्या 10 की पावर 9 है, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस ई, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस 2e, 3 इलेक्ट्रॉन निकलते तो प्लस 3e, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो 10 की पावर 9e, और e कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आएगा। अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो प्लस 10 की पावर 9e चार्ज आ जाएगा। तो बेटा बताओ ये कितना आया, 1.6 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। अरे बोल यार, अब सिंपल गणित लगाते हैं। अब ये बताओ, सिंपल गणित, इतना चार्ज इस बॉडी पर, इतना चार्ज इस बॉडी पर कितने सेकंड में आएगा, 1 सेकंड में। इस बॉडी पर अगर, इस बॉडी से अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इस बॉडी पर इतना चार्ज 1 सेकंड में आएगा। अरे बोल यार, आएगा नहीं आएगा, इतना चार्ज इस बॉडी पर 1 सेकंड में आएगा। तो बताइए 1 कूलम चार्ज कितने सेकंड में आएगा, इतने सेकंड में। अगर इतना चार्ज 1 सेकंड में आएगा तो 1 कूलम, तो इसको नीचे ले जाओ, डन, खत्म। मैथमेटिक्स है, सिंपल गणित है। अब इसको हमें ईयर्स में चेंज करना है, तो पहले तो इसको ऐसे लिख ले, 10 की पावर 10 अपॉन में 1.6 सेकंड, और ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड, ये आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी की थी कैलकुलेशन, 1 जीरो यहां कम कर दो और 6.25 लिख दो, डन है। तो मेरे को दीपेन बताएगा, दीपेन, दीपेन अब इसको मिनट्स में चेंज करना हो तो बेटा 60 से डिवाइड कर दो, आवर्स में चेंज करना हो, ठीक है, फिर 60 से डिवाइड कर दो, आवर्स में चेंज करना हो। अरे समझ आ रहा है, अरे आ रहा है। दिन में चेंज करना हो तो 24 से डिवाइड कर दो, डेज में चेंज करना हो, और ईयर में चेंज करना हो तो 365 से डिवाइड कर दो। सेकंड से मिनट में, फिर आवर में, फिर दिन में, और फिर 1 साल में। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 198 ईयर के आसपास, 198 ईयर के आसपास आएगा, 198.18 ईयर्स, इसके आसपास आएगा। 198.18 ईयर्स, 198.18 ईयर्स इसके आसपास आएगा। थोड़ी टफ कैलकुलेशन है पर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आ ही गया सबको समझ में। 198.18 ईयर्स, 198.18 ईयर्स, ये आ गया बेटा। चलें आगे, क्लियर है? चलो देखो बेटा, ये सवाल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल सा सवाल है, बोर्ड के पेपर का सवाल है वैसे। देखो, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के बहुत नजदीक रखे हुए हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम द चार्जेस व्हेन, फर्स्ट पार्ट, Q1 Q2 की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। देखो बेटा, ये बताओ, आपसे ये कहा गया
कि दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। यह आपसे सवाल पूछा गया है, दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा अगर दो चार्जेस की प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। यह सवाल है। अगर दो चार्जेस की प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, अगर दो चार्जेस की प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, तो बताइए दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। यार एक बात बताओ, दो चार्जेस की प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो कब हो सकती है? या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव भी होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो 100% प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगी, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो जाएगी, और दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अरे बोले क्या समझ में आया? क्या समझ में आया तो बताओ। रिपल्शन या अट्रैक्शन? इट मीन्स बोथ हैव सेम नेचर, आइदर बोथ आर पॉजिटिव आइदर बोथ आर नेगेटिव। या तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है? नेगेटिव। नहीं आया? कितनों को आ गया? समझ में आ गया? तो बेटा इसमें आपको ये लिखना है, फोर्स इज रिपल्सिव। फोर्स इज रिपल्सिव। और अगर दोनों की प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो जाए तो इसका मतलब है, पक्की बात है, एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो ऐसे केस में फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ऐसे केस में फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ऐसे केस में फोर्स अट्रैक्टिव होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा ऐसे केस में। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट लेस देन जीरो, और प्रोडक्ट लेस देन जीरो इट मींस फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो ऐसे केस में फोर्स अट्रैक्टिव होगा बेटा। क्लियर है? चलो भाई आगे देखो, एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। कल मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, एक बार सारे मेरी तरफ देखो, चार्ज दिखाई देता नहीं देता? एक मिनट, मेरी तरफ देखो, चार्ज दिखाई देता नहीं देता? चार्ज दिखाई, चार्ज दिखाई, बोलो भारत माता की, बोलो चार्ज दिखाई। बहुत बढ़िया। चलो अब बोर्ड पर देखना, तुम ही सोचना, ये पॉइंट तुम ही सोचोगे, आसान सा पॉइंट है, सबका दिमाग बिल्कुल खुला होना चाहिए। देखो मान लीजिए दो बॉडी है और दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है। मान लीजिए दो बॉडी है और दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है? आवाज ही नहीं आ रही। दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? तो तुम क्या सोचोगे, दोनों बॉडी पर कैसा चार्ज है? मैंने कहा दो बॉडी है, क्या है? रिपेल कर रही है। चार्ज दिखाई देता? तो तुम क्या सोचोगे, या तो दोनों बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों बॉडी पर? अरे बोल यार। अगर दो बॉडी रिपेल कर रही है तुम गारंटी के साथ बोल सकते हो ना, या तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर? अरे बोल यार। नहीं आया? फिर से बोलो, दो बॉडी क्या कर रही है? या तो दोनों पर, या तो दोनों पर पॉजिटिव है, दोनों पर? हालांकि चार्ज दिखाई देता पर रिपल्शन से तुम आइडिया लगा लोगे, या तो दोनों पर पॉजिटिव है, दोनों पर? बहुत बढ़िया। चलो इधर आ जाओ, बोर्ड पर देखना। मान लीजिए दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है,
दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, मान लीजिए दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अब क्या सोचोगे तुम? क्या सोचोगे? या तो तुम ये सोचोगे, पहली बार तो तुम, हर बच्चा यही सोचेगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर, अरे बोल यार, चार्ज दिखाई देता, पर जब दो बॉडी अट्रैक्ट करेगी तो तुम ऐसे कहोगे यार एक पर पॉजिटिव होगा और एक पर चार्ज तो दिखाई देता। ये तो तुमने अनुमान लगाया, ज्यादा फोर्स फील करोगे तो ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अरे समझ आ रहा है? पर अब तुम एक जादू देखोगे, जादू देखना बोर्ड पर, सारे जादू देखना, जबरदस्त खतरनाक जादू। इधर देखो, जैसे मान लीजिए एक बॉडी न्यूट्रल है, ध्यान से देखना जादू। अब न्यूट्रल का मतलब होता है प्लस और माइनस की संख्या सेम है। जादू देखना सारे बोर्ड पर। और एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और इनको पास पास रख दिया। जैसे ही इनको पास पास रखा तो हम क्या देखते हैं कि इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज तो इधर आ गया, ये जो न्यूट्रल बॉडी थी ना, माइनस 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 माइनस, ये तो प्लस की तरफ आ गया, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस से दूर चला गया। अब इस बॉडी पर अगर तुम ध्यान से देखो, चार्ज अभी भी जीरो है, जितना -3e उतना +3e। पर सुनिए, माइनस और प्लस के बीच में होगा अट्रैक्शन, प्लस और प्लस के बीच में होगा रिपल्शन, पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि गैप कम है, दूरी कम है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, रिपल्शन वीक होगा, ओवरऑल तुम फील करोगे अट्रैक्शन। कितनों को समझ आया? अब सुनो, अगर एक बॉडी दूसरे को खींच रही है तो जरूरी नहीं है दूसरी बॉडी पर चार्ज हो, ऐसा भी तो हो सकता है न्यूट्रल हो। अब एक दो बॉडी एक दूसरे को हाँ अट्रैक्ट कर रही है, तो ऐसा दो प्रोबेबिलिटी। अब या तो इस पे प्लस और इस पे, या इस पे प्लस और ये न्यूट्रल। बोल भारत माता की। वन ऑफ द खतरनाक पॉइंट, इनिशियल लेवल पर वन ऑफ द खतरनाक पॉइंट है ये, कि अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लस की तरफ चला गया। अभी तो इस पे चार्ज जीरो है और नेगेटिव पॉजिटिव में दूरी कम से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, रिपल्शन वीक है, अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिपल्शन वीक है। अरे बोल यार, अरे बोल यार, कितनों को समझ आया? तुम्हें क्या समझ में आया? एक मिनट रुको। अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, दो बॉडी क्या कर रही है, तो तुम भगवान की कसम खा के यूं बोल सकते हो दोनों पे चार्ज है? ऐसी गलती मत करना। अट्रैक्ट कर रही है, भगवान कसम दोनों पर चार्ज है, एक पर प्लस एक पर माइनस, झूठा, नरक में जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है एक न्यूट्रल हो। अरे समझ आ रहा है? पर दो बॉडी रिपेल करेगी ना, तो गारंटी के साथ दोनों पर, या तो दोनों पर पॉजिटिव है दोनों पर। एक मिनट, चार्ज कभी दिखाई देता? अगर रिपल्शन हो रहा है तो पक्का दोनों पर चार्ज है सेम नेचर का। पर अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज हो। एक पर चार्ज हो सकता है और एक न्यूट्रल हो सकती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, फाइनली कंक्लूजन निकलने वाला है, जबरदस्त बात सुनना। अगर दो बॉडी के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो तुम भगवान की कसम खा के बोल देना, भाई साहब दोनों पर चार्ज है। पर अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो भाई साहब अट्रैक्शन प्लस माइनस के बीच में भी हो सकता है और प्लस और न्यूट्रल के बीच में भी हो सकता है। तो तुम गारंटी मत लेना, क्योंकि चार्ज तो दिखाई देगा नहीं। 11वीं 12वीं में यही बेसिक्स है, डिफरेंस है। अट्रैक्शन हो रहा है भाई, तेरा नहीं भाई, चार्ज नहीं है। मैं नहीं, मैं क्यों बताऊं? अरे बोल यार।
यार तुम सो रहे हो, हाथ दे दो, हाथ दे दो, सो रहे हैं। हाँ हाँ, नेगेटिव और न्यूट्रल के बीच में भी हो सकता है। पर देखो चार्ज नेगेटिव हो बेटा, देखो चार्ज नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो एक बॉडी पे तो गारंटी ले सकते हैं हम चार्ज की, पर दूसरी पे तो नहीं ले सकते। हाँ, नेगेटिव और न्यूट्रल के बीच में भी, अगर यहां माइनस होता तो प्लस इधर आ जाता। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन is a sure test of charging because attraction also taken place between attraction also taken place between attraction also taken place between charge body and neutral body। अगर कोई आपसे कहे कि चार्ज है या चार्ज नहीं है, अगर आपसे कोई कहे चार्ज है या चार्ज नहीं है, अगर आपसे कोई कहे चार्ज है या चार्ज नहीं है, तो आप ये कहो कि अगर रिपल्शन हो रहा है तो हम भगवान की कसम खा के एक चौराहे पर खड़े होकर बोल सकते हैं दोनों पर चार्ज है। पर अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो हमारी कोई गारंटी नहीं है भाई, 50-50 का खेल है। फिर एक बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, उनमें से एक बॉडी चार्ज भी हो सकती है, फिर 50-50 का गेम है। खतरनाक पॉइंट है ये, वन ऑफ द खतरनाक पॉइंट। अरे मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बिल्कुल खतरनाक पॉइंट है। कौन सा स्कूल है आपका? साउथ पॉइंट स्कूल। तो नॉन रेंडिंग मिल गई स्कूल से? मिल जाएगी, ले लेगा। अरे बहुत बढ़िया विपिन, राइटिंग बहुत अच्छी है तेरी काफी अच्छी राइटिंग लिख रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी लिख रहा है दोस्ती है, साफ है। आपका नाम क्या है? कार्तिक। अरे कार्तिक, और आपका नाम? समीक्षा, बहुत बढ़िया। तुलसी है यहाँ पे, आपको पता है? एक लड़की, नहीं पता? तुलसी का ही नहीं पता? इधर वाले इससे पूछिए, उससे क्या नाम है? शुभम, पता है आपको? शुभम, शुभम है कि यहाँ पर, वो लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच वालों से बात कर लेता है। अभी तो नहीं आया वो फॉर्म में, अभी थोड़े टाइम बाद आएगा। भाई साहब ये नहाने लग गया ईशु तेरे बराबर वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। नहा के आया तो बिल्कुल बाल बुल बा के आया, बहुत बढ़िया। पीछे बीमार हो गया था तू, है ना, इसलिए ऐसी दिक्कत आई थी। चलो वतन, बिल्कुल सही कह रहा तू, यही मैं कह रहा था, यही कह रहा होगा तो 7 रोटी खा के आज तो सुबह सुबह है। चलो दीपेन, शुरू वाले दिन सीरियसली, इस बार सीरियस ले रहा है पढ़ाई को तो मुझे लग रहा है ना? लिख के देखा कल वाला लेक्चर घर जाके? पक्का? कितनों ने लिख के देखा कल घर वाला कल वाला, घर वाला नहीं यहाँ वाला, कितनों ने? चलो अभी 2-4 दिन में क्रेज खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जब न्यूमेरिकल नंबर चल रहा होगा ना 67, फिर 167, फिर 267 भी चलेगा इस चैप्टर में। पिछली बार 400 न्यूमेरिकल हुए थे इस चैप्टर में, सबसे बड़ा चैप्टर, मैंने बताया था आपको। अच्छा डरना नहीं है, मजाक कर रहा हूं, इस बार तोड़ के पढ़ा देता हूं इसको, 100 150 बड़ी यूनिट को एक साथ नहीं। मैं नहीं जा रहा कल से न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल चल रहा है। बहुत बढ़िया वतन, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आप बात करते रहो, बाकी सारे बोर्ड पर देखो। देखो मोक्ष, ठीक है। दीपांशु, वो नहीं आया, वो सट्टे वाला कल तो आया था, वो छुपता छुपता आया था बाद में। कल विपिन तू बाद में कहां चला गया था? अच्छा बीमार हो गया था, चलो अब ठीक है। चलो चलो देखो
पार्थ तो मैंने बर्थडे मनाते हुए देखा, तुमने भी देखा? रोहन तुझे पता पार्थ बर्थडे मना रहा था? नहीं पता? पता नहीं किसी लड़की के साथ बर्थडे मना रहा था कल। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। चलो बताओ, किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है, श्योर चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी। कौन सा? बोलो बोलो, ABCD बोलो। कौन सा? कौन सा? रिपल्शन। अट्रैक्शन तो बोलना मत। और ये पता नहीं क्या बोला हुआ है ये नीचे, ये ऊपर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, इंडक्शन। रिपल्शन पे ही निशान लगाना है। श्योर चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज पक्की बात है, अगर रिपल्शन हो रहा है तो पक्की बात है। मां की कसम खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जूठी नहीं जाएगी। कार्तिक आया समझ में? चलो ये बढ़िया सवाल है, चलो दिमाग लगाएंगे। थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन को, पहले खुद सोचो। ब्रांचेस पर भी जो बच्चे बैठे बेटा, बड़ेसरा ब्रांच, लोहानी ब्रांच, ब्रांच, मुंडलाना ब्रांच, गोहाना ब्रांच, थानेसर ब्रांच, जितनी ब्रांचेस पर है बेटा, इस क्वेश्चन को सोचो खुद। सिसाई ब्रांच, कुरुक्षेत्र, सेक्टर 7 बुरा साहब के यहां से, निशान सर के घर से ब्रांच, चलो चलो आयुष कैसा है? 3 दिन रेस्ट बहुत था, कम था? कम था ना, कईयों को शिकायत हो रही है। चलो कितनी बॉल है? A to E। पहले 5 बॉल बना लो, बना ही लो पहले 5 बॉल। A B C D E, डन। सही है। थ्रेड से, धागे से टांगी हुई है। चलो बताओ, पेयर B कोमा C, B और C, D कोमा E शो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। देखो जो B और C है, ध्यान से सुनना, जो B और C है और D और E, इनमें भी रिपल्शन हो रहा है। इधर देखो, अगर इसको पढ़े ना B और C में रिपल्शन हो रहा है, तो इसका मतलब या तो दोनों पर पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, या दोनों पर नेगेटिव है। और D और E में भी रिपल्शन हो रहा है, तो D पर भी या तो पॉजिटिव, E पर भी पॉजिटिव, या दोनों पर नेगेटिव। यही प्रोबेबिलिटी बनती है अगर रिपल्शन हो रहा है तो। डन। आगे चले। वाइल पेयर A कोमा B, C कोमा E, A कोमा E शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब एक बात बताओ, एक बात तो कंफर्म है, अगर इनमें रिपल्शन हो रहा था शुरू वाले केस में और इनमें रिपल्शन हो रहा था, दोनों पर, इसका मतलब इन चारों पर चार्ज की तो गारंटी ले सकते हो आप, चार्ज की तो आप गारंटी ले सकते हो। पर अब आपको दिमाग लगाना, ये बताओ A कोमा B, ए को छोड़ दो अभी, C कोमा E, C और E पर क्या हो रहा है? C और E के बीच में, C और E में अट्रैक्शन हो रहा है। C और E में अट्रैक्शन तब हो सकता है
एक पर प्लस और एक पर माइनस, और ए और ई, ए और ई, ए और ई भी एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, और ए और बी भी एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन हो रहा है। क्या बात है। तो बताइए ए पर कितना, क्या चार्ज होगा? हो गया। चलो देखो देखो, एक एक इसको पकड़ लेते हैं, इधर देखो, सी और ई को पकड़ते हैं। सी और ई में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। सी और ई पर चार्ज तो होगा अट्रैक्शन। तो एक काम करते हैं, तो सुनो, अट्रैक्शन कब हो सकता है? जब इस पर तो प्लस ले लूं और इस पर माइनस। अगर आपने इस पर, एक मिनट रुको, फाइनल राउंड यहां लिखेंगे, ऐसे स्किल्स का खेल है थोड़ा। फाइनल राउंड, इस पर प्लस ले लो और इस पर माइनस ले लो, जब भी अट्रैक्शन हो सकता है। और सुनो, अगर तुमने इस पर प्लस ले लिया, इस पर माइनस ले लिया, तो इस पर तो माइनस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इनमें रिपल्शन हो रहा था और इनमें भी रिपल्शन हो रहा था, तो इस पर प्लस लिया तो इस पर प्लस लेना पड़ेगा। फाइनल राउंड ये आ गया, क्योंकि इन दो में तो रिपल्शन हो रहा था ना, और इन दो में भी रिपल्शन हो रहा था, और इसमें अट्रैक्शन हो रहा है। तो तुमने अगर इस पर प्लस इस पर माइनस लिया, तो इस पर भी माइनस लेना पड़ेगा रिपल्शन के लिए, इस पर भी माइनस। अब सुनो, ए पर ऐसा कौन सा चार्ज ले, दिमाग लगाओ, ए पर कौन सा चार्ज ले ताकि ए और बी में भी अट्रैक्शन हो जाए और ए और ई में भी अट्रैक्शन हो जाए। अगर तुमने इसको माइनस लिया तो ए और बी में तो अट्रैक्शन हो जाएगा, अगर ए पर तुमने माइनस लिया तो ए और बी में अट्रैक्शन हो जाएगा, पर ए और ई में रिपल्शन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, क्योंकि ए और ई में भी अट्रैक्शन चाहिए। तो इसको फाइनली क्या लोगे? अनचार्ज। अनचार्ज बॉडी है जो पॉजिटिव के साथ भी अट्रैक्शन में आ सकती है और नेगेटिव के साथ भी अट्रैक्शन में आ सकती है। कितने दिमाग वाला सवाल था। अनचार्ज बॉडी ऐसी है जो पॉजिटिव के साथ भी अट्रैक्शन में आ सकती है, ए और बी में भी अट्रैक्शन हो सकता है, ए और ई में भी। अनचार्ज, अनचार्ज। अरे समझ आया? कितनों को आ गया समझ? हाथ खड़े करना, सही से हाथ खड़े करो, पक्की बात है? समझ आया? अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो अन की प्रोबेबिलिटी भी बनेगी, दिमाग में फिट रखना। अट्रैक्शन हो रहा है तो ये मत सोचना कि चार्ज होगा, अपोजिट, अनचार्ज की प्रोबेबिलिटी भी दिमाग में रखना, ठीक है? चलो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? इनमें से कौन सी चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है? जल्दी से बताओ। चार्ज इज क्वांटाइज्ड है, फॉर एन आइसोलेटेड नेट चार्ज इज कंजर्व्ड, ये भी है। लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर, ये भी है। स्पेसिफिक चार्ज इज इनवेरिएंट। ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? बोर्ड पर देखो, देखो बेटा, इसको समझो सारे। स्पेसिफिक चार्ज होता है Q बाय एम का रेशो। Q बाय एम के रेशो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज। अब मेरे प्यारे बच्चों, यह बात आपको ध्यान से समझनी है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल स्पीड से दौड़ता है, तो मैंने क्या बताया था, कौन चेंज होता है, चार्ज या मास? चार्ज या मास? अगर कोई चार्ज पार्टिकल को स्पीड से दौड़ना शुरू कर दे, तो भाई साहब ऐसे केस में जो मास है वो बढ़ने लगता है। ये मैंने कहा था, ये अभी याद कर लो पॉइंट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल v स्पीड से दौड़ना शुरू कर दे, तो ऐसे केस में मास बढ़ने लगता है, मास इंक्रीज हो जाता है। ऐसे केस में मास इंक्रीज हो जाता है बेटा। और सुनो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल बहुत स्पीड से दौड़े, तो Q बाय एम का रेशो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? तो Q बाय एम वेरिएंट होगा, नॉट इनवेरिएंट। चेंज विद स्पीड, चेंज विद स्पीड।
जैसे यहां इनवेरिएंट बोला हुआ है ना, Q बाय एम स्पेसिफिक चार्ज होता है, और स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट नहीं होता जब चार्ज पार्टिकल स्पीड से दौड़ता है, वो वेरी कर जाता है। और यहां क्या लिखा है, जो गलत लिखा है, अरे आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, Q बाई एम के रेशियो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, अरे बोलो बोलो, स्पेसिफिक, 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 स्पेसिफिक। ये रेशियो कांस्टेंट होता है वेरिएबल, तो इनवेरिएंट या वेरिएंट, वेरिएंट। समीक्षा आया समझ में, कार्तिक समझ में आ रहा है, रोहन आ रहा है समझ में बेटा, दीपांशु आ रहा है समझ में, और वो करण कहाँ गया, करण, ये रहा करण, क्या नाम था तेरा, तरुण यार, करण, तरुण। चलो ये बताओ, one metallic sphere A is given a positive charge where another identical sphere B of exact same mass, बताओ, A पर पॉजिटिव चार्ज है और B पर हाँ, किसका मास ज्यादा होगा, A का B का, A का B का, A पर कौन सा चार्ज है पहले बोलो, और B पर कौन सा दिया, B पर नेगेटिव, A पर पॉजिटिव, B पर नेगेटिव, A पर पॉजिटिव, A पर पॉजिटिव, B पर नेगेटिव। D सही है। A इज गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ, एक थोड़ा सा गड़बड़ है स्टेटमेंट में, वन मैट्रिक्स से A पॉजिटिव चार्ज वेयर अनदर आइडेंटिकल सेम मास एज ऑफ A इज गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ, नहीं हाँ ठीक है सही है, जो B है उसको इक्वल अमाउंट नेगेटिव चार्ज दिया, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास पॉजिटिव चार्ज बॉडी से क्या होता है बेटा, ज्यादा, आज ही पता है आते ही, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो उसका मास रिड्यूस हो जाएगा। डन है। चलो लिखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, लिखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये एक वो है डायग्राम सा बना लो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बनाओ भाई, इसको ये टेबल बना लो, सारे बना लो, बना लो टेबल बना लो। बनाओ बनाओ टेबल बनाओ, विपिन मेरे छोटे भाई टेबल बना ले। वैभव नहीं आया, वैभव आएगा नहीं क्या, वैभव कुछ बता ही नहीं रहा, उठा नहीं रहा, बीमार चल रहा है क्या शायद, जग सुना सुना लागे उस बिना, है तेरे बिना कोई नहीं अपना, जग सुना सुना लागे, ये तो बोलता ही नहीं होगा तेरे साथ बराबर वाला है। चलो भाई, ये भंडारी ब्रांच पर नाक में से उंगली बाहर निकाल। और तान्या कैसे हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरी भी है युक्ति, वो भी नहीं आई आज, गलत हो गया मेरे साथ। और शगुन थोड़ी सी कम। और रास्ता ठीक हो, आपका नाम तनीषा, तनीषा है ना, सही नाम है भी। अल्ताफ, ईशु, देव सैनी, वतन, संयम, शुभम,
शुभम हैप्पीनेस कहाँ चली गई आपकी? खत्म होगी? किसी लड़की ने छीन ली? चल साहब ठीक हो? ये अंकुश कर दिया नाश सब कुछ। कल आया था? कल तो आया नहीं। तो अब तो ऐसा लग रहा है 12वीं में कुछ अलग करेगा तू, हैं अंकुश? फील आ रही है ऐसा 12वीं में अलग करेगा? जैसे 11वीं में तो बहुत अच्छा कर दिया तूने। पिटूंगा इस साल, ये इसलिए तो कॉमन पॉलिसी लेके आया हूं। अभी बस 10-15 दिन होने दो एक बार। ये कॉमन पॉलिसी क्यों लेके आया कि तीनों यहीं पढ़ना है रिजल्ट निकालने के लिए? कम से कम 25 इंक्वायरी गई है मेरे पास से, फिजिक्स पढ़ना है जी। मैंने कहा नहीं पढ़ाएंगे। साथ साथ पढ़ते रहना, ये ध्यान रखना। 12th है ना, जो 12th में हमारे यहां पर पहली बार स्ट्रेंथ डिक्लाइन करेगी। ऐसे कभी नहीं हुआ आज तक हिस्ट्री में। डिक्लाइन का एक ही कारण मात्र कि कंडीशन लगाना, क्योंकि इसको कोचिंग बनाना है, इंस्टीट्यूट बनाना है। कल जब हमने कंसेप्चुअल बैच स्टार्ट करा तो मैथ्स में आए 7 बच्चे डेमो के लिए, केमिस्ट्री में आए 10 और मेरे पास आए 16। मैं थोड़ा जीत गया। मैंने पूछा भाई इतने कम बच्चे कैसे? बोले जी स्कूलों के पेपर चल रहे हैं। जैसे शाम वाले बैच में थोड़ा सा ज़्यादातर स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल वगैरह के एग्जाम सब भी खत्म नहीं हुए। पर जो ये 7 बच्चे थे ना, ये 7 बच्चे मैथ्स में फैन हो गए सर के। मैंने इन सबसे फीडबैक लिया। ये हमारी ओल्ड स्टूडेंट थे और ये थोड़ा बोर्ड बैच है, कंसेप्चुअल बैच। अब यहां ना देखो, मुझे जहां तक लगता है कि तुम 3 टीचर, जब भाई कोई नीट है, कोई जेई है, कोई बोर्ड है, कोई भी है, तुम तीनों टीचर से पढ़ रहे हो। मैं एक भी टीचर में अब ये नहीं मान सकता कि एक भी टीचर अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट ना हो, नॉलेज कम हो, जिसको पढ़ाना ना आता हो, कहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ हो। सब में पेशेंस है, सब में सही नॉलेज है, ऑल आर परफेक्ट। अब कमी रहेगी तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं। और ये तो थोड़ा सा 20-25 दिन गए, तुम्हारा रिजल्ट देखना इस बार कैसे इंप्रूव होगा, क्योंकि पहली बार ये मेरे कंट्रोल में आएगा सिस्टम। वरना क्या, यहां थप्पड़ मारो, दूसरे को जाके बता पीट दिया जी। थप्पड़ तो खैर कभी मैंने मारा नहीं आज तक, थप्पड़ तो मारने की चीज भी नहीं है। धमका के, उसको मोटिवेट करके, समझा के जो चीजें करवाई जा सकती है वो इनसे नहीं होती। पर ये जरूर ध्यान रखना भाई, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। और एटलीस्ट मैं ये जरूर चाहता हूं कि जब तुम यहां से जाओ तो ये जरूर कहो कि पूरी मेहनत करवाई थी और सारा पेपर कॉपी से आया। पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर, सारे क्वेश्चन JEE के, नीट के, सारे कॉपी से आए और पूरी मेहनत करवा दी। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब अगले दिन नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं? और मैं तो एक ही बात कहता हूं, खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं इंडिया में, फिर पढ़ने का फायदा क्या डायमंड बैच में? प्रैक्टिस। चलो लिख लिया सभी ने? लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ rubbing of two bodies with each other. It is the process of rubbing of two bodies with each other. भाई कंसेप्चुअल कॉम्पिटिटिव स्कूल की क्लासेस ना 20 मार्च को शुरू हो रही है। जो भी आपके भाई बहन इंटरेस्टेड हो, एक बार नीचे बात कर लो कैब के लिए, किस किस एरिया से कैब चलेगी, कहां पर कैब पहुंचेगी। सुबह 7:45 बजे आपको पहुंचना है और 1:30 बजे तक स्कूल चलेगा। सारा टाइम टेबल वगैरह भी मैं आज तुम्हारे ग्रुप में सेंड कर दूंगा।
प्योरली कॉम्पिटिटिव स्कूल होगा, उसमें पढ़ने के बाद ना तो किसी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट और ना ही किसी कोचिंग की रिक्वायरमेंट। 1.5 घंटा हमने उसमें साइंस और मैथ्स की क्लास रखी है, 1.5 घंटा साइंस, 1.5 घंटा मैथ्स, और कभी छुट्टी नहीं। ये भाग्य होगा उस बच्चे का जो स्कूल में पढ़ेगा, उसका लक होगा, ये उसकी किस्मत अच्छी होगी कि जो स्कूल में पढ़ेगा। ये मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं दिल से, फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट। ये उसकी किस्मत अच्छी होगी, सीखेगा भी ज्यादा और आगे बढ़ेगा, और ना छुट्टी का तो कोई मतलब है ही नहीं। मेंटली प्रेशर खत्म हो जाएगा, ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो बेटा सुनो, अब क्या होता है ध्यान से सुनो। जैसे मैं मान लेता हूं सिल्क, कपड़ा, कपड़ा ले लेते हैं, कपड़ा, ये है सिल्क, और ये एबोनोइट रॉड, बस बस देखो देखो, ये होगी एबोनोइट रोड और ये होगा सिल्क, कपड़ा। सुनो अब ध्यान से, सभी बच्चे बोर्ड पर देखना। अब मैं तुम्हें इतने दिन से बोल रहा हूं, इतने दिन से क्या, कल से ही बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज और, आवाज नहीं आ रही, पॉजिटिव चार्ज और आया कहां से, बोलो बोलो, आया। तो पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय, सुनो ध्यान से, इधर देखो, ये जो कपड़ा है ना, और ये एबोनोइट रोड, ये काली काली रोड होती है, एबोनोइट रोड ब्लैक टाइप की रोड होती है, थोड़ा रबर टाइप पे। इस तरह से निको स्टील, इस तरह से ये रोड होती है भाई। अरे बस बस बस, जब आप इस रोड को इस सिल्क से ऐसे घिसाओगे, इस तरह से, तो घिसाने से मैंने यहां फील करा, यहां थोड़ा गरम गरम हुआ। ओए ओए बोलो, क्या हुआ? आवाज ही नहीं आ रही, बोलो हीट, बोलो। और जब वो हीट, ध्यान से सुनना, जब वो हीट एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को, तो बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स उस हीट को लेके एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे। अरे बोल यार। और हम क्या देखते हैं कि आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग आफ्टर रबिंग भाई साहब, हम ये देखते हैं कि इस पर तो आ गया चार्ज नेगेटिव और इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इस पर अगर प्लस एन तो इस पर माइनस एन। भाई ये जो कई बार मैं अपने बेड पे जाता हूं ना, तो कंबल होता है ना, कंबल मुझे करंट मारता है, तुमने फील करा कभी? अरे बेड पे कंबल कई बार करंट सा मारता है। करंट कहां से आया? वो जो कंबल होता है ना, वो सिल्की सिल्की सा, वो चार्ज का ही तो खेल होता है। अरे बोले, वो अपने आप रब होता रहता है तुम्हारे साथ, तुम्हारी बॉडी के साथ कंबल पूरी रात, फिर वो चार्ज एक बॉडी पे चला जाता है, फिर तुम आते उसको अरे बोले। सुनो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, फिर से बोलो। दो बॉडी को क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, क्या करेंगे?
क्या करेंगे? अरे बोल यार। रबिंग से क्या प्रोड्यूस होगी? बोलो क्या? क्या? हीट को कौन ले लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और वो एक बॉडी से कौन सी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे? दूसरी पे। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट से कि जब एबोनॉइट रॉड को सिल्क से घिसाया तो एबोनॉइट रॉड पर तो आया नेगेटिव और सिल्क पर आया पॉजिटिव और इक्वल और अपोजिट, और नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी बोर्ड पर देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये एक सीरीज है, अगर आपको ये सीरीज याद हो जाएगी ना तो आपको ये पता चल जाएगा किस पर नेगेटिव आएगा किस पर पॉजिटिव आएगा। एसीटेट, ग्लास, वुल, फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, सिल्क, एल्यूमिनियम, कॉटन, पैराफिन, एबोनॉइट, पॉलीथीन, कार्बन, रबड़, सल्फर, प्लेटिनम, गोल्ड। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे ना तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब तुम ये देखिए कि मेरे प्यारे बच्चों एबोनॉइट रॉड कहां पर है? ये, और सिल्क का है ये। नीचे कौन है? अरे नीचे कौन है? बोलो बोलो। एबोनॉइट। इसलिए इस पर कैसा चार्ज आया? जो नीचे है वो नेगेटिव लेना पसंद करेंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव। चलो बताओ फिर, अगर रबड़ को कॉटन से घिसाओगे तो रबड़ पे कैसा आएगा? अरे बोल यार। हालांकि ये पॉइंट याद होने मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव इस पे ज्यादा ध्यान भी दो। यहां से आज तक कोई सवाल आया? जस्ट नॉलेज की वाली बात है ये, मतलब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बस ये पता होना चाहिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, क्या करते हैं इसमें? प्रोसेस ऑफ, अरे बोल, अरे बोल यार, अरे बोल गौ माता की। जो पढ़ाया समझ आया? जो पढ़ाया समझ आया? समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, हेडिंग डालो, लिखो। चलो टाइम हो गया आज तो, ठीक है। बायो की क्लास बताइए उधर है सबको, सारी क्लासेस पता लग गया ना अच्छे से? चलो।